जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो होमवर्क सीरीज जो प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो आपका डे 27 है। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले 1 से लेकर 26 तक अपलोड है, तो प्लीज़ आप उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। ये बहुत है आपके आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार का जो भी एग्जाम है फ्रेंड्स, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का डेट आप देख रहे हैं 4/3/2025, ये आज का होमवर्क है। करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का जो वीडियो मैं परीक्षा मंथन का डेली में अपलोड करता हूँ, पेज नंबर जो 41 से लेके 45 तक जो था मैं उसको अपलोड कर दिया हूं, तो उसे अभी आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया, यह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो देखिए ये जो ऊंचाई पे है ना, तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। कौन सा सुरंग? तो सिंकुला सुरंग। और ध्यान रखिएगा, ये सिंकुला सुरंग जो है ना कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर ये सिंकुला सुरंग अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा सेला सुरंग को। सेला सुरंग को सुनिएगा कि सेला सुरंग को अरुणाचल प्रदेश के सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सेला सुरंग जो है वह मतलब कितनी मतलब ऊंचाई पे स्थित है? याद रखिएगा 13,000 फीट। सुनिएगा 13,000 फीट क्या है? 13,000 फीट पे क्या है? सेला सुरंग स्थित है। ये न्यूज़ है पीबीआई। सुनिएगा, पीबीआई एक न्यूज़ है, एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये पीबीआई न्यूज़ के द्वारा बताया गया है कि सेला सुरंग की ऊंचाई है 13,000 फीट पे स्थित है। लेकिन और बहुत सारे न्यूज़ जैसे में आज तक बताया 13,200। ठीक है, आज तक किसने बताया? तो आज तक जो न्यूज़ है वो 13,200 फीट की ऊंचाई बताया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो आपका सेला सुरंग है, सेला सुरंग, ये सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ेगी। कौन सा सुरंग? तो सेला सुरंग। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक अटल सुरंग है। सुनिएगा, अटल सुरंग। अगर हम अटल सुरंग की बात करें तो ये आपके सबसे पहले तो अटल सुरंग आपके कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर क्या है? अटल सुरंग की लंबाई है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अटल सुरंग की अगर हम बात करते थे, इसका पुराना नाम क्या था? तो रोहतांग सुरंग इसी का नाम था। अटल सुरंग का प्राचीन नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था, पुराना नाम रोहतांग सुरंग था। और ये किसको जोड़ेगी? तो याद रखिएगा मनाली को लेह से जोड़ती है। मनाली को लेह से कौन जोड़ेगी? तो अटल सुरंग जोड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि भारत के किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया तथा यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? देखिए भारत में अगर बात करते संविधान पार्क का उद्घाटन न किया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र में क्या होगा कि संविधान पार्क बनाया जाएगा और इसके उद्घाटन जो करेंगे वो भारतीय सुनिएगा, भारतीय थल सेना के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय थल सेना के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सुनिएगा कि भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पे बनाया गया? तो ओंकेश्वर। याद रखिए भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है कहाँ पे बनेगा? तो ओंकेश्वर। याद रखिए ओंकारेश्वर जो आपके हैं, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या होगा कि भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि खिलौना पार्क कहाँ बनाया गया? तो खिलौना पार्क गुजरात के गांधीनगर में खिलौना पार्क बनाया गया। अगर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि जनजातीय पार्क कहाँ बनाया गया? तो जनजातीय पार्क रांची में बनाया गया। रांची झारखंड में जनजातीय पार्क बनाया गया है। और क्वेश्चन है कि मधुबनी पार्क कहाँ बनाया गया? तो मधुबनी पार्क बनाया गया बिहार राज्य में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतना पॉइंट आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? देखिएगा, विश्व में अगर बड़े ऊर्जा उत्पादक की बात करते हैं ना, तो विश्व में भारत की जो स्थान है ना, तीसरा स्थान है। तीसरा कौन सा स्थान है? तीसरा, 3rd स्थान है। क्वेश्चन आएगा कि विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 3rd है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोयला ऊर्जा में जो कोयला उत्पादन के ऊर्जा में टॉप देश कौन है? तो टॉप देश आपका चीन है। ठीक है, टॉप हो गया चीन, दूसरे नंबर पे हो गया यूएस यानी कि अमेरिका, तीसरे नंबर पे कौन है? भारत। यानी कि कोयला ऊर्जा में टॉप पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा कि एक लक्ष्य भारत द्वारा रखा गया, भारत द्वारा ऊर्जा मुक्ति का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। एक क्वेश्चन आता है कि भारत द्वारा ऊर्जा मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2047 तक। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया गया है? देखिए ये जो
नेट जीरो कार्बन कैंपस जो विकसित किया गया नालंदा में विकसित किया गया, नालंदा में, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा में ये किया गया है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा महायान शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए राजगीर में जो खेल परिसर का जो उद्घाटन किया गया है उस किसके द्वारा किया गया, तो हमारे जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार के द्वारा क्या हुआ है, नीतीश कुमार के द्वारा वो खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत होइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि लचित बोरफुकन की 125 फीट, तो पहले अपने आप में क्वेश्चन है कि लचित बोरफुकन की मतलब कि जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 125 फीट है। इसका जो उद्घाटन जो किया गया है ना प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया, तो जोरहाट में। याद रखिएगा जोरहाट असम में, जोरहाट असम में इसका उद्घाटन किया गया है। जोरहाट असम में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा जो 125 फीट ऊंची है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एकता का प्रतिमा, एक आपका एकता का प्रतिमा जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, किस राज्य में है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है फ्रेंड्स आपके गुजरात में। अगर हम बात करते हैं गुजरात में किस द्वीप पर है, तो साधु बेट द्वीप पर। याद रखिएगा साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के तट पर ये एकता का प्रतिमा जिसके स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं ये स्थित है। ठीक है ना, अब ये एकता का प्रतिमा किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कितने मीटर ऊंचाई है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि ज्ञान की प्रतिमा, ये ज्ञान की प्रतिमा जो है ना अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ये मूर्ति स्टैचू बनाया गया है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। याद रखिए कहाँ पे, महाराष्ट्र में बनाया गया। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि समृद्धि की प्रतिमा जो है कहाँ बना है, तो कर्नाटक में। समृद्धि की प्रतिमा कहाँ बना है, तो कर्नाटक में बना है। तो किसकी प्रतिमा है, तो कैंपेगौड़ा की। याद रखिए कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है जो कर्नाटक में बनाया गया है समृद्धि की प्रतिमा। एक है फ्रेंड्स आपका विश्वास की प्रतिमा, ये राजस्थान में बनाया गया विश्वास की प्रतिमा। और ये भगवान शिव की प्रतिमा। एक बनाया गया फ्रेंड्स एक बनाया गया शांति की प्रतिमा। सुनिएगा शांति की प्रतिमा ये लद्दाख में है। शांति की प्रतिमा कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। और याद रखिएगा ये लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। लद्दाख में जो शांति की प्रतिमा बनाया गया ना किसके लिए, तो लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है जो शांति की प्रतिमा है, ये लद्दाख में बनाया गया। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि सूरदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो सुनिएगा कि सूरदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत में किया गया ना, ये गुजरात में किया गया। गुजरात में, ध्यान रखिए कहाँ पे किया गया है, तो ये गुजरात राज्य में किया गया सूरदर्शन सेतु का उद्घाटन। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये मोदी जी की है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका सूरदर्शन सेतु है ना, सूरदर्शन सेतु किसको जोड़ेगी, तो ओखा को द्वारका से जोड़ेगी। इसको लिखिएगा ओखा को द्वारका से जोड़ेगी आपका सूरदर्शन सेतु। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर की देश की पहली बहु प्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। देखिए ये बहु प्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है ना, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका उद्घाटन मतलब कि इसका उद्घाटन किया गया है। मेट्रो सेवा की राज्य शुरू किया गया है। और याद रखिएगा ये जो है आपके किस नदी पे अंडर वाटर, तो याद रखिए हुगली नदी पे। कलकत्ता भी किस नदी पे बसा हुआ है, तो हुगली नदी पे बसा हुआ है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि भारत में पहली मेट्रो कहाँ पे चली थी, तो यही कोलकाता में चली थी। भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली थी, तो कोलकाता में। क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वाटर मेट्रो कहाँ चली थी। देखिए ये तो अंडर वाटर है, एक आता है वाटर मेट्रो जो चली थी ना, कोच्चि केरल में चली थी। कहाँ चली थी, कोच्चिन। इसको लिखिएगा कोच्चिन केरल में क्या होता है कि पहली वाटर मेट्रो चली थी, वाटर मेट्रो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया। देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया गया है ना, वो 6 अगस्त, याद रखिएगा 6 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। शुभारंभ कब और किसके द्वारा, तो 6 अगस्त 2023 को कि मोदी जी के द्वारा किया गया। मोदी जी के द्वारा क्या हो, इसका उद्घाटन किया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं अमृत काल की शुरुआत की, तो देखिए अमृत काल की शुरुआत होती है 2021 में। और अमृत काल की जो अवधि रहने वाली है 2047 तक अमृत काल की अवधि रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। अब मैं 47 एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि भारत द्वारा ऊर्जा मुक्ति का लक्ष्य 2047, अभी जस्ट हम बताया कि भारत द्वारा ऊर्जा मुक्ति का लक्ष्य 2047 से रखा गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इतने फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं।
हैं। और जीके जीएस एक रिलेट करने का चीज़ होता है, अगर आप रिलेट करके जितना रखेंगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? तो देखिए ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत ना केरल को लक्षद्वीप से जोड़ा जाएगा, केरल को लक्षद्वीप से, केरल को लक्षद्वीप से, केरल को लक्षद्वीप से जोड़ा जाएगा इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कानी परियोजना हम आप लोगों को पढ़ाए थे, कानी परियोजना, ये देखिए कानी परियोजना जो है ना फ्रेंड्स, कानी परियोजना याद रखिएगा ये तमिलनाडु को अंडमान निकोबार से जोड़ेगा, कानी परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है? अगर फ्रेंड्स अगर आप परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स इससे पहले देखे होंगे तो आप देखिएगा, मैं आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स देखिएगा, बहुत अच्छा बुक है, मैं उसको अच्छे से एनालिसिस किया हूँ, तभी आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्टैटिक से लेके उसमें करंट तक का पार्ट उसमें दिया हुआ है। और हमारे एग्जाम में जो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं वो करंट से उठा के स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, करंट से, जो करंट अगर खबर, जैसे कुंभ ये खबर में है तो कुंभ यूनेस्को खबर में, तो यहीं से क्वेश्चन फ्रेंड्स से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके स्टैटिक पार्ट से लेकर करंट पार्ट तक आपका वहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, तो यूनेस्को द्वारा कब इसको शामिल किया गया था? तो याद रखिए 2017 में सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुंभ मेले की, तो सुनिएगा कि कुंभ मेला जो मनाया जाता है, कुंभ जो भारत के 4 राज्यों में मनाया जाता है, 4 याद रखिए। पहला जो आपका हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ठीक है ना। इससे अभी मनाया गया प्रयागराज में, अब जो मनाया जाएगा वो नासिक में मनाया जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कुंभ मेले की, तो सुनिएगा कुंभ मेला का वर्णन एक हेमसांग की पुस्तक है, सी यू की पुस्तक, यू की एक पुस्तक है हेमसांग की, उसमें कुंभ मेले की चर्चा की गई है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं यूनेस्को की, सुनिएगा यूनेस्को अमूर्त धरोहर की संख्या, यूनेस्को में अमूर्त धरोहर, मतलब कि अमूर्त धरोहर की संख्या जो कितनी है, ये क्वेश्चन आता है, अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? तो ये 15 है, कितनी है? तो 15 है। लेकिन अगर पूछे 15वां अमूर्त धरोहर कौन सा है, तो गरबा नृत्य जो है आपका 15वां अमूर्त धरोहर है। अमूर्त कहने का मतलब क्या है? जिसको छू नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं अमूर्त, ध्यान रखिएगा। 15 है, नवीनतम कौन है? तो गढ़वा है, ठीक है, जो जोड़ा गया अभी हाल ही में। अगला 12 नंबर कि हाल ही में किस विधानसभा द्वारा हो जनजाति भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग की गई है? तो याद रखिएगा झारखंड विधानसभा के द्वारा, झारखंड सुनिएगा फ्रेंड्स कि झारखंड विधानसभा के द्वारा झारखंड विधानसभा के द्वारा क्या है कि हो जनजातियों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। यहाँ से मैं बोला था कि क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन बना, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे मैंने 8वीं अनुसूची के बारे में बताया था कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषा हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो मूल संविधान में 14 भाषा थे। बाद में क्या हुआ कि 8 भाषा को और जोड़ा गया। तो 8 भाषा कौन कौन है सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं 8 भाषा जोड़ा गया तो उसका नाम सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 8 जो भाषा है उसको वर्तमान में अभी जोड़ा गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर है क्या कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की व्यवस्था कब और किसके द्वारा की गई थी? देखिए मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की स्थापना जो किया गया था ना वो कब किया गया था? तो ये डेट याद रखिए 1574 में किया, 1574 में किया गया था और ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। अगला 15 नंबर कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और तथा डाक प्रथा का प्रचलन करवाया? तो याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी ने, किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने क्या हुआ था कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी और तथा डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था शेर शाह सूरी ने। अब देखिए ग्रैंड ट्रंक की अगर हम बात करते हैं ना तो सुनिएगा, एक है आपका नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, सुनिएगा नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 है। तो देखिए नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 2 को कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए नेशनल हाईवे 1 की बात करते हैं ना, किसको जोड़ेगा? तो अमृतसर को दिल्ली से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 1, और नेशनल हाईवे 2 जो है वह दिल्ली को कोलकाता से जोड़ेगा। दिल्ली को कोलकाता से कौन जोड़ेगा? तो नेशनल हाईवे 2, और नेशनल हाईवे 1 जो जोड़ेगा वो अमृतसर को दिल्ली से जोड़ेगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं अमृतसर को दिल्ली से कौन जुड़ेगा? तो अमृतसर को दिल्ली से जुड़ेगा नेशनल हाईवे 1, और नेशनल हाईवे 2 जो है वह दिल्ली को कोलकाता से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? तो दिल्ली को
दिल्ली को कोलकाता से जोड़ेगा। अगला आपका 16 नंबर कि प्राचीन भारत के किस खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में ब्रह्मगुप्त को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। और याद रखिए, प्राचीन भारत का न्यूटन कहते हैं ब्रह्मगुप्त को, ये भी ध्यान रखिए। प्राचीन भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? तो ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। 17 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने। किसने दिया था? तो शंकर नायर ने। याद रखिएगा कि शंकर नायर ने क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अगला आपका 18 नंबर की महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना है? तो याद रखिए, खिलाफत आंदोलन। किसको माना है? तो खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या है? महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। इसकी शुरुआत ना अली बंधुओं ने की थी। अली बंधुओं दो भाइयों ने क्या होता है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? तो याद रखिए, आगा खां ने। किसने मिला? तो आगा खां ने क्या हुआ? आगा खां ने बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है ना, और याद रखिए आगा खां जो है ना, ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष यही थे। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया कि मुस्लिम लीग के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। कौन थे? तो आगा खां जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर की वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना? तो याद रखिए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन में ये बना। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी ना, किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो केशव चंद्र। याद रखिएगा, केशव चंद्र की प्रेरणा से। केशव चंद्र की प्रेरणा से की गई थी। केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में किए गए थे। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया था। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा क्या हुआ था कि प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो केशव चंद्र के प्रेरणा से। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र यात्रा से, केशव चंद्र जो महाराष्ट्र यात्रा गए थे ना, तो उसी प्रेरणा से क्या हुआ था कि आत्माराम पांडुरंगा द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की मंजरी सेना और बानर सेना का संबंध गांधी के किस आंदोलन से है? तो देखिए, मंजरी सेना और बानर सेना का संबंध ना गांधी के ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और ध्यान से सुनिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 से। 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में, 1930 में हुआ था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था गांधी इरविन समझौता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसके तहत गांधी जी ने 11 सूत्री की मांग की थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ना अंतिम रूप से 1934 में क्या हुआ था कि समाप्त कर दिया गया था अंतिम रूप से। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में की गई थी। 1938 में। और याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ था कि इसकी नेतृत्व में की गई थी राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना। ठीक है, अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा कि देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। अंतरिम सरकार 1946 में बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक और याद रखिएगा पंडित नेहरू से कि भारत चीन जब युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आगे हम बात करते हैं क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से, तो ये भी एक पॉइंट और याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि देखिए, अगर पंचवर्षीय योजना जो हुआ था, पंचवर्षीय जो योजना की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? तो 1951 से 56 के बीच में पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो इसकी शुरुआत जब हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया। ध्यान रखिए, रूस से लिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की भारत के संविधान में नागरिकों के
उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ मिलता है? देखिए, भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन जो मिलता है ना, मौलिक कर्तव्य मिलता है। मौलिक कर्तव्य में मिलता है। मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन मिलता है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपको पता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में फ्रेंड्स क्या नहीं था? तो मूल संविधान में ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगर हम बात करते हैं, एक संविधान संशोधन है, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब एक और बचा, अभी वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य है, तो एक और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो याद रखिए 11वें मौलिक कर्तव्य जो आप एक और बचा था, 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और याद रखिए मौलिक कर्तव्य को ना ये सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह ने किया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सिफारिश किसने किया था? सरदार स्वर्ण सिंह ने इसको जोड़ने का सिफारिश की थी। ठीक है, अब देखिए, अब मौलिक कर्तव्य से आता है मौलिक अधिकार। और याद रखिए मौलिक कर्तव्य ना रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया, जिसको सोवियत संघ कहते हैं। अब मौलिक अधिकार की बात करें ना, तो मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले 1931 में किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद है सरदार पटेल ने क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार को सबसे पहले मांग की थी 1931 में कराची अधिवेशन में। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। तो इतना फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ से पॉइंट क्लियर किया हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला 26 नंबर की भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है? देखिए, सबसे उच्च जीवन स्तर जो है ना केरल का है। केरल का। अब देखिए केरल से मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, स्वास्थ्य में टॉप पे कौन है? केरल है। शिक्षा में टॉप पे कौन है? केरल है। सेक्स रेशियो में क्या है? टॉप पे कौन है? तो केरल है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, SDGP जो आपके 17 गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG, इसमें भी टॉप पे कौन है? तो केरल है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, रिजर्व बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में स्थित है? देखिए, रिजर्व बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय जो भारत के ना 4 शहरों में स्थित है। कौन? 4 शहरों में। पहला आपका हो गया मुंबई, उसके बाद दिल्ली। पहला हो जाएगा, लिखिएगा दिल्ली, पहला होगा दिल्ली, दूसरा हो गया मुंबई, दूसरा हो गया आपका मुंबई, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद होगा चेन्नई हो गया, और उसका हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। ये 4 शहर है यहाँ पे मतलब कि स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में? तो 4 शहरों में। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब देखिए आरबीआई की बात करते हैं ना, तो आरबीआई का अधिनियम आया था 1934 में। आरबीआई का अधिनियम आया था 1934 में, और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। सुनिएगा, आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। क्या हुआ था कि आरबीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो सुनिएगा आरबीआई का जो हेडक्वार्टर 1935 से 1937 तक था ना, 1935 से लेके 1937 तक हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। और 1937 के बाद अब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। 1937 से अगर हम बात करें अब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आरबीआई की, तो सुनिएगा आरबीआई के भी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। याद रखिए संजय मल्होत्रा कौन है? तो अभी आरबीआई के क्या है? तो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो है अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर। इनका कितने कैवे नंबर के? तो 26वें नंबर के गवर्नर है। और इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर की, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब और की गई थी और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। 1951 से 56 में की गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा। लिखिएगा गुलजारी लाल नंदा को पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? नेहरू थे। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इन्होंने ही शुरुआत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि भारत की महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण संबंध पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो उसका नाम क्या? भेल नाम है। इसका नाम क्या है? तो भेल है। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये भेल कहाँ है? तो ये भेल आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो भोपाल में ये भेल कंपनी है। और ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि उद्योग के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो याद रखिए उद्योग के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया अभी हाल ही में, मतलब जिनका भी देहांत हो गया, रतन टाटा जी को। इनका नाम ही बहुत प्यार से लिया था, रतन टाटा जी को उद्योग के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि किसने गांधी को दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया है? तो याद रखिएगा
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा के पेरिस की यात्रा से किया। तो किसने की है? तो एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिए किया। अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कटक, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, कटक में। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, एक पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस 1938 का एक अधिवेशन है जिसको हम लोग हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये महात्मा गांधी से गुस्सा होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे और उसके बाद अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या हुआ था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया गया था ना, वो 1873 में किया गया था, 1873 में किया गया था। और याद रखिएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा, याद रखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या होता है? ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। अगर हम बात करते हैं आर्य समाज की, तो सुनिएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। 1875 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया है। ठीक है, और अगर बात करते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर कि सन 12 फरवरी 1922 को किस संस्था द्वारा पर हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला लिया गया था? तो ध्यान रखिएगा बारदौली, सुनिएगा कि बारदौली 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बारदौली, याद रखिएगा कहाँ पे? तो बारदौली में क्या हुआ था कि जब 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने की फैसला की गई थी। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो आपको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1922 में क्या कर दिया गया? इसको रद्द कर दिया गया 1922 में। क्यों? क्योंकि एक चौड़ा चौड़ी घटना हो गया था बीच में, चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था। कब हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी घटना हुआ था। उसका 12 फरवरी 1922 को इसको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है ना, बारदौली में। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए एआई चैटबॉट कुंभ सहायक का शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया है? मैं यहाँ पे बताया था आपको 11 भाषाओं में क्या हुआ कि किया गया। अगर हम बात करते हैं एआई पर आधारित भारत की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा कि एआई पर आधारित भारत की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। 34 नंबर है क्या कि यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा, याद रखिएगा कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो आपके किस राज्य में है? तो कंचनजंगा किस राज्य में है? तो कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो सुनिएगा यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ? तो 1983 में, 1983 में यूनेस्को में भारत शामिल हुआ था। अभी वर्तमान में यूनेस्को में शामिल कितने स्थल है हमारे भारत के? तो याद रखिए 43 स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए 39 याद रखिएगा, 40, 41, 42, 43 ये सब स्थल को नाम रखिए। देखिए अगर हम बात करें मतलब यूनेस्को में 39वां स्थल कौन है? तो देखिए रामप्पा मंदिर है। 40वां कौन है? धौलावीरा है, शामिल हुआ है हाल ही में। 41वां शांति निकेतन है। 42वां आपका होयसल मंदिर है। और आपका 43वां है जो मोइद्दम है, जो असम में, मोइद्दम है जो आपके असम में है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है 35 नंबर की बात का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है तथा किस ब्रिज से निर्मित किया गया है? देखिए भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है वो आपका पंबन ब्रिज है। पंबन ब्रिज है, याद रखिएगा पंबन ब्रिज है, ध्यान रखिएगा पंबन ब्रिज है। और याद रखिएगा ये मतलब कि पंबन ब्रिज है और तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज है तथा किस राज्य में निर्मित किया गया? तो ये तमिलनाडु में निर्मित किया गया, तमिलनाडु में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक आपका ना ढोला सादिया ब्रिज है, याद रखिएगा ढोला सादिया ब्रिज। देखिए ढोला सादिया ब्रिज है ना, ये असम में है। और याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? तो यही है ढोला सादिया ब्रिज। ठीक है ना, और याद रखिएगा ढोला सादिया ब्रिज को ही ना भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? तो बताए थे कि झूठी घटना हो तो ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन झूठी घटना मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 37 नंबर की रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो रेडियो तरंग का क्या करते हैं? रेडियो तरंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, रेडियो तरंग का। अगर हम बात करते हैं रेडियो तरंग की ना आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिए रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम, और तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है रेडियो तरंग की। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि परमाणु अभिक्रिया, सुनिएगा परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति
विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो याद रखिए उसका नाम है आपका गामा किरण। उसका नाम क्या है? तो गामा किरण। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका गामा किरण नाम है। क्या नाम है उसका? तो गामा किरण नाम है। और याद रखिएगा मतलब कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो होती है वो गामा किरण की होती है, और सब तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। ध्यान रखिए गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरण का। अगला 39 नंबर की, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सामान्य से दूर या दूर के मार्ग में से झुक जाती है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सर्वाधिक विचलित होता है? तो याद रखिए बैगनी। बैगनी जो रंग होता है ना, बैगनी रंग, वो सर्वाधिक क्या होता है? विचलित होता है। ध्यान रखिएगा। और बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक ना सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा कि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा। और प्रिज्म में जब गुजरता है तो कितने रंग होते हैं? तो 7। याद रखिए विवगियोर जिसको कहते हैं, विवगियोर। याद रखिए क्या बोलते हैं? विवगियोर, VIBGYOR, विवगियोर कहते हैं इसको। तो कलर याद है कि वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर ऐसे रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आधी होनी चाहिए। आधी। पूरे प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो आधी होनी चाहिए। प्रतिबिंब के सामने आप खड़ा हो जाएगा, देखिएगा कि आधा प्रतिबिंब आपका पूरा जो आपका बॉडी होता है वो दिख जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। देखिएगा कि प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो याद रखिए प्रकाश का वेग ना सर्वप्रथम रोमन ने किया था। रोमन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। अगर हम बात करते हैं प्रकाश, तो देखिए प्रकाश की चाल ना सर्वाधिक ना निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और सबसे कम कहाँ होती है? तो ठोस में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। याद रखिए सबसे कम कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है ठोस में और सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रकाश ना एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण का आरक्षण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण करने की अपसरण करने की मात्रा लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान रखिएगा लेंस की क्षमता। याद रखिए लेंस की क्षमता या पावर कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। याद रखिए डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किससे नियंत्रित किया जाता है? देखिए आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस के द्वारा क्या होता है कि आइरिस के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? कि आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। और अगर बात करते हैं क्या कि आंख में ना एक ना विक्ट्रियस ह्यूमस रस मतलब होता है। ध्यान रखिएगा आंख में ना एक विक्ट्रियस, इसको लिख देते हैं विक्ट्रियस सॉरी, देखिएगा विक्ट्रियस होता है, मतलब कि विक्ट्रियस ह्यूमरस होता है। विक्ट्रियस ह्यूमरस रस होता है। ध्यान रखिए रस जो होता है भरा होता है हमारे आंख में। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आंख में, तो आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंख में जो होता है फ्रेंड्स आपके उत्तल लेंस होते हैं। आंख में कौन सा लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। इसीलिए हमारा प्रतिबिंब छोटा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, उत्तल लेंस के कारण। अगर हम बात करते हैं आंख की, तो याद रखिएगा आंख में जो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो रेटिना में क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में। और याद रखिएगा कि आंख में हम लोग कौन सा भाग दान करते हैं? तो कॉर्निया को भाग को दान करते हैं। 45 नंबर की यूरिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो याद रखिए किडनी या वृक्क के द्वारा। ठीक है ना, किडनी या वृक्क के द्वारा। किडनी के द्वारा या वृक्क के द्वारा क्या होता है कि यूरिया मानव शरीर के मतलब किडनी द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी या वृक्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर के वृक्क से प्रति मिनट कितना रक्त प्रभाव होता है? देखिए इसमें थोड़ा सा अपवाद है, ध्यान से सुनिएगा कि वृक्क से यानी कि किडनी से प्रति मिनट कितना रक्त प्रभाव होता है? तो 1200 सीसी होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि 1000 सीसी में ना लगभग 1 लीटर होता है। अगर 1 लीटर कहीं पे ऑप्शन दे तो आप 1000 सीसी कर सकते हैं, लेकिन आपको बताया 1200 सीसी। ठीक है, अगला आपका कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? देखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट की। याद रखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट की कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। 48 नंबर की मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो फेफड़ा जो है फ्रेंड्स, फेफड़ा जो है मानव शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, यह क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपके कहलाते हैं
ये जो आपके कहलाते हैं नेफ्रॉन नामक नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेफ्रॉन मतलब कि प्रत्येक जो गुर्दा होती है, प्रत्येक गुर्दा ये बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला अगर हम बात करते हैं कि मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है। देखिए मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है? यूरिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? यूरिया। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये इसका उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा करता है। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो यूरिया का उत्सर्जन किडनी करता है। 51 नंबर की पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? देखिए पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन जो होता है ना, पौधे की पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पौधे में के पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा। रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र के द्वारा क्या होता है? रंध्र के द्वारा फ्रेंड्स ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? देखिए अमोनिया को यूरिया में जो परिवर्तित करता है, लीवर करता है। कौन करता है? लीवर बोलिए, या उसको हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत करता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या यकृत, तो सुनिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर या यकृत है। इसका वजन लगभग ना 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो होता है, लगभग होता है 1.5। और देखिए प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप ना अमोनिया का निर्माण होता है। प्रोटीन का जब पाचन होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। अगला 53 नंबर की ब्रिक के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थिति प्याले कप जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोमेन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो बोमेन बोमेन कैप्सूल कहते हैं। वोमेन वोमेन कैप्सूल कहते हैं। वोमेन कैप्सूल कहते हैं। वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले जैसी संरचना को हम लोग वोमेन कैप्सूल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, हमको पता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूब में ना आपको यहाँ पे आंसर लिख दिया गया और उसको बता दिया गया है। मैं आपको बहुत सारे यूट्यूब में देखा हूँ कि आपको यहाँ पे आंसर केवल बता दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए मैं लिखा हुआ नहीं करता, उसमें बहुत सारे लिखे हुए रहते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छे से आपको सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ। देखिए लगभग आपको इतना आइडिया हो गया होगा फ्रेंड्स कि आप आज 27 डे है। अगर आप शुरू से डे 1 से अगर आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़े होंगे, तो आप में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा। अपने आप से आप विश्वास करके बोल सकते हैं, क्योंकि आई नो कि आप अपने आप से खुद से बिलीव कर सकते हैं कि हाँ इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारी चीज़ को ना सुनने से याद होता है। तो अगर आप कंटिन्यूस वीडियो को सुनिएगा ना, तो बहुत बार बहुत सारी चीज़ को मैं रिपीट किया हूँ, तो रिपीट करने से ना बहुत सारी चीज़ याद होते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं जो भी लिखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अच्छे से लिखूँ। और जो मैं पैड आपको मंगाया था, जो क्या बोलते हो, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को बन नहीं रहा है लिखने में, उस पर और थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसलिए मैं उस पर नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि उसमें बन नहीं रहा है, इसलिए मैं उस पर नहीं बना रहा हूँ। इससे अच्छा तो हमको लग रहा है कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है ना। जो ऐसे मैं जो लिखता हूँ इससे अच्छा तो ऐसे ही है, उसमें थोड़ा सा नहीं लिखने में बन रहा है, इसलिए मैं उस पर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 54 नंबर कि एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है। देखिए एक ये भी ना एक मतलब कि ये भी एक अपवादे है, मतलब कि जो वयस्क मनुष्य के वृक्क बहुत सारे डेटा अलग मिलेंगे। देखिए 144 से ना 142 ग्राम, कहीं कहीं पे आपको 150 ग्राम भी देखने को मिलते हैं। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि 140 ग्राम है वृक्क का वजन। अगर हम मस्तिष्क की बात करें, तो मस्तिष्क का वजन में याद रखिएगा, ये मेल का फीमेल का अलग होता है। मस्तिष्क में मेल का जो होता है 1400 से लेकर 1450 ग्राम होता है मस्तिष्क में मेल का। अगर फीमेल की बात करें तो थोड़ा सा कम होता है वजन के मामलों में, मतलब दिमाग का जो वजन होता है ना थोड़ा सा कम होता है महिलाओं में, उसमें उनमें होता है 1350 से लेके 1400 ग्राम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 55 नंबर की मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया है। देखिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का मतलब कि जो वर्गीकरण किया ना, भार के आधार पे किया, भार के वेट के आधार पे किया, वेट के भार के आधार पे क्या हुआ कि इसका वर्गीकरण किया भार के आधार पे। और याद रखिएगा कि आवर्त सारणी का जनक ना मेंडलीफ को ही कहा जाता है, मेंडलीफ को। और याद रखिएगा मेंडलीफ के ना आवर्त कितने हैं, तो 7 है, और ग्रुप की संख्या कितनी थी, 9 है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने खोजे थे, तो 63 खोजे थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या देखिए, आवर्त की संख्या कितनी है 7, ग्रुप की संख्या कितनी है 9, और टोटल तत्व कितने हैं, तो 63 खोजे थे, 63। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आवर्त मतलब होता है 36, आवर्त का मतलब क्या होता है, जो 36 होते हैं उसको आवर्त कहते हैं, 36। 57 नंबर की मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया था। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को ना 0 ग्रुप में रहते हैं, जीरो ग्रुप में, याद रखिएगा जीरो ग्रुप में रखा गया, जीरो ग्रुप में। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आधुनिक आवर्त सारणी में ना इसको ग्रुप 18 कहा गया है, याद रखिएगा जीरो ग्रुप को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहा है, तो ग्रुप 18 कहा गया, ग्रुप 18 कहा गया, जिसको हम लोग नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। नोबेल गैस की संख्या कितनी है, तो 6 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर की मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन।
एक तत्व का नाम है जिसका नाम है फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजन। इस तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ना, हाइड्रोजन का मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस मतलब कि उचित स्थान नहीं प्रदान किया जा सकता है। मतलब कि हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन को ना हम लोग आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। आवारा तत्व, क्वेश्चन पूछे हुआ था रेलवे के एग्जाम में कि आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोजन को जाना जाता है। और याद रखिएगा ये भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। और याद रखिए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मतलब कि ऊर्जा का स्रोत सबसे कौन है? तो हाइड्रोजन ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? देखिए अगर हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तो कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है। अभी अभी वर्तमान में आवर्त कुल तत्व की संख्या कितनी है? 118, लेकिन ज्ञात तत्व कितने हैं? 113। ये जो पांच जो मतलब पांच जो तत्व है ना, जो मतलब कि पांच जो तत्व है, जो मतलब ये जो रखा गया ना, ये सातवें, याद रखिएगा सातवें आवर्त अपूर्ण है। ये याद रखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो सातवें जो है वो क्या है? तो सातवें जो ग्रुप है वो मतलब कि आवर्त अपूर्ण है, तो 7 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 7वां हो जाएगा। 60 नंबर की पोटेशियम की आवर्त सारणी में किस ग्रुप में रखा गया? तो याद रखिए पोटेशियम को ग्रुप 1 में रखा गया। ग्रुप वन में क्या रखा गया? पोटेशियम को रखा गया। और याद रखिए पोटेशियम सोडियम ना सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है, तो पोटेशियम सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है। 61 नंबर की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो देखिए सबसे हल्की जो धातु है ना, सबसे हल्की धातु वो आपका लिथियम है। लिथियम, ठीक है, कौन है आपका? लिथियम। कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होएगा। लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम है। और सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम। इसको भी लिख लीजिएगा, सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर की अक्रिय गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैस। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए सबसे हल्की अगर धातु पूछे तो लिथियम, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी कौन है? सबसे भारी अक्रिय गैस में कौन है? तो रेडॉन। रेडॉन जो है फ्रेंड्स आपका, रेडॉन सबसे हल्की है। और सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी आपका रेडॉन है। और सबसे हल्की पूछा जा रहा है तो सबसे हल्की कौन है? तो हीलियम गैस है। कौन है? तो हीलियम गैस है। ध्यान रखिए, इसको नोबेल गैस है कहते हैं। अगला 63 नंबर की आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व। देखिए पुरानी आवर्त सारणी का पूछा जा रहा है, पुरानी आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व कौन है? तो देखिए पुरानी आवर्त सारणी का पहला जो तत्व है आपका हाइड्रोजन है। पहला कौन है? तो पहला आपका हाइड्रोजन है। पहला कौन है? हाइड्रोजन है। अगर बात करें अंतिम कौन है, तो अंतिम जो है आपका यूरेनियम है। कौन है? तो यूरेनियम। अंतिम कौन है? तो यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन ना मोस्ले साहब ने किया था। मोस्ले ने, किसने किया था? मोस्ले ने, मोस्ले। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर के तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम किसने दिया था? तत्वों के वर्गीकरण त्रियक नियम दिया था किसने? तो डेवरेनियर ने। डेवरेनियर ने क्या हुआ था? डेवरेनियर ने क्या हुआ था कि डेवरेनियर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम दिया था, डेवरेनियर ने। ठीक है, अगला आपका 66 नंबर की न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नए नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया। ठीक है ना, तो किसने? तो नियम के प्रतिपादन करके किसने किया था? तो ये किया था मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने क्या हुआ था कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नए नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन ग्रुप में मतलब कि शामिल तत्व नहीं है? देखिए कार्बन ग्रुप में शामिल तत्व कौन नहीं है? तो देखिए रेडॉन और आर्गन ये कार्बन ग्रुप में शामिल नहीं है। ध्यान रखिए रेडॉन और आर्गन ये कार्बन ग्रुप में शामिल नहीं है। सिलिकॉन, टीन और सीसा ये कार्बन ग्रुप में शामिल है। अब देखिए फ्रेंड्स एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक है कार्बन ग्रुप यानी ग्रुप 14 का एक ट्रिक है। कार्बन ग्रुप यानी ग्रुप 14 को हम लोग ना कार्बन ग्रुप को ना ग्रुप 14 कहते हैं। ग्रुप 14 कार्बन ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप 14 का एक ट्रिक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे, कहे से आपका हो जाएगा कार्बन। सुनिएगा, क से क्या हो जाएगा? कार्बन। कहे सीता जी, कहे सीता जी, तो याद किया सी से हो जाएगा सिलिकॉन। सी से क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन हो जाएगा। कहे सीता जी। अब जी से क्या हो जाएगा? तो जर्मेनियम। जी से क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। जी से क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो सुनो, सुनो ध्यान सुनिएगा। एसएन से क्या हो जाएगा? टीन। एसएन से क्या हो जाएगा? टीन। ठीक है ना, सुनो प्रभु यानी कि प्रभु। पीबी से क्या हो जाएगा? पीबी से हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सीसा। तो एक ट्रिक है, इसको लिख लीजिएगा कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये ग्रुप कार्बन का ग्रुप 14 है, उससे ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, सिलिकॉन, टीन और सीसा। अगला आपका मतलब ये नहीं है तो आपका रेडॉन और आर्गन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर की लैंथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट समूह तत्व किस ब्लॉक में आते हैं तथा इनकी कुल संख्या कितनी है? तो सुनिएगा लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट समूह जो होते हैं ना एफ ब्लॉक में आते हैं। कौन ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में आते हैं। और इसमें तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 28 है। 28 इनके तत्वों की संख्या है। 69 नंबर की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः क्या कहा जाता है? देखिए क्षैतिज को कहते हैं वर्ग, क्षैतिज को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ऐसे रहता है। और आवर्त को क्या कहते हैं? और आवर्त को कहते हैं आपका स्तंभ।
आवर्त, तो ये आवर्त ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर कि किसने यह माना था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा। तो देखिए ये क्या है, तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम है, न्यूलैंड्स का जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें कहा गया था कि मतलब प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में आवर्त कितने थे, 7 थे, और तत्व की संख्या कितनी थी, तो 56 थी। इन्होंने कहा कि इससे आगे तत्व की संख्या नहीं खोजी जाएगी, लेकिन इनका भी क्या हो गया, गलत हो गया, आगे से तत्व मिले, ठीक है। अगला आपका 71 नंबर की पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश जो रहा है ना 1966, लिखिएगा फ्रेंड्स, 1966 से लेके 1969 तक पहला अवकाश था। दूसरा अवकाश से लिख लीजिए 1978 से लेके 80 तक दूसरा अवकाश था। तीसरा अवकाश पंचवर्षीय योजना का कब था, तो 1991 से लेके 1992 तक तीसरा अवकाश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर की रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। सुनिएगा, रोलिंग प्लान जो लाया गया था मोरारजी देसाई, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई के समय क्या होता है, मोरारजी देसाई के समय क्या हुआ था कि रोलिंग प्लान जो आया था उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, रोलिंग प्लान गुरनार मिंडल ने बनाया था, याद रखिए गुरनार, इसको लिखिएगा गुरनार मिंडल, याद रखिए गुरनार मिंडल ने क्या हुआ था, लॉ है यहाँ पे, मिडल ने क्या हुआ था कि रोलिंग प्लान बनाया था गुरनार मिडल ने। अगला आप 73 नंबर की 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा राव मनमोहन मॉडल पर 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर की एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य द्वारा सबसे पहले की गई थी। याद रखिएगा एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को बोलते हैं, एनपीआर को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं, और इसकी शुरुआत सबसे पहले ना असम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो असम के द्वारा किया गया था। अगला है 75 नंबर की भारत में बजट का पिता किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को, याद रखिएगा जेम्स विल्सन को भारत में बजट का पिता कहा जाता है। और याद रखिएगा इन्होंने बजट को कब पेश किया था, तो 1860 ईस्वी में बजट को पेश किया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका होमवर्क कंप्लीट होता है। और देखिए कल का जो होमवर्क है यानी कि डे आपका जो डे 27 डे का जो होमवर्क है, क्या है सुनिएगा, कल का होमवर्क यानी कि आपका करेंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का पेज नंबर 141 से 145 तक मैं ऑलरेडी 140 तक करवा दी हूँ, और आज फिर से 141 और 145 करवाऊंगा, ठीक है। तो हो गया ये वाला, ये करवा दूंगा। क्वेश्चन बैंक ने 361 से 370 पेज आप पढ़िएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में 1947 तक पढ़ना है आपको। पॉलिटी में भाग 4 कैग के बारे में पढ़ना है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी में भारत की जनसंख्या पढ़ना है, और स्ट्रैटेजी में भारत के प्रमुख मेले पढ़ने हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे डेली वीडियो को देखने के लिए आप पीसीएस मेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड देखते हैं वीडियो देखते हैं ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें नहीं बताते, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डेली ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।